Now coming to question number 34, and here we have two identical conductors having conductivity sigma 1 and sigma 2, and we have connected them in series, and the question demands for the equivalent electrical conductivity. तो हमारे पास ये जो दो आइडेंटिकल कंडक्टर्स दिए हैं, इनका लेंथ हम लोग L अज्यूम कर ले रहे हैं, तो इसका भी लेंथ L और इसका भी लेंथ L मान रहे हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A मान रहे हैं। तो हमारा जो ये इक्विवेलेंट कंडक्टर हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा 2L और क्रॉस सेक्शन एरिया A ही रहेगा। तो इसके लिए हम लोग R1 लिखते हैं, इसका जो रेसिस्टेंस R1 होगा दैट विल बी इक्वल टू L बाई सिग्मा 1 A, और R2 जो हो जाएगा अपना वो हो जाएगा L बाई सिग्मा 2 A, और सिंस दे आर इन सीरीज सो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 and L by A taken as common, and it will give me 1 by sigma 1 plus 1 by sigma 2. Coming to the equivalent conductor, R equivalent can be written as total length, which is 2L, by sigma equivalent, cross sectional area will remain same A, and that will be equal to L by A into 1 by sigma 1 plus 1 by sigma 2, and from here I can cancel out L A, and from here I can write sigma equivalent is equal to twice of sigma 1 sigma 2 divided by sigma 1 plus sigma 2, and that will be the equivalent conductivity for this combination. That was question number 34. So now guys, this is question number 35, और इसमें हमें बताया गया है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लेंथ L है, और ये अपने एक एंड P के अबाउट, एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा है। अब इसका टेम्परेचर डेल्टा T से बढ़ा देते हैं, और ये अब ओमेगा बाई 2 से रोटेट कर रहा है, और हमसे ये पूछा गया है कि अल्फ़ा का वैल्यू जो होगा, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वो कितना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो हमें ये बात समझनी है कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इसका लेंथ L प्राइम हो जाएगा, एंड दैट विल बी गिवन एज L इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T, ये हो जाएगा, और इस वजह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो चेंज हो जाएगा। बट देर इज़ नो एक्सटर्नल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज, एंड दैट्स वाई द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू P विल रिमेन कॉन्स्टेंट। तो हम लोग यही यूज करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि I1 ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो इनिशियली हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी है वो तो ओमेगा है, और हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, लेट अस से मास m है, लेंथ L है, तो ml स्क्वायर बाई 3, हमारा जो एक्सिस है एंड से पास करता हुआ P पॉइंट के अबाउट, वो ml स्क्वायर बाई 3 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, और ओमेगा 1 इज सिंपली ओमेगा। फाइनली अगर हम लोग I2 लिखें, दैट विल अगेन बी m, बट मास तो सेम ही रहेगा टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी, जस्ट लेंथ इंक्रीज हो गया है। सो आई विल राइट ml प्राइम स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा जो है अभी ओमेगा बाई 2 हो गया है। तो यहाँ से हम लोग m बाई 3 को कैंसिल कर सकते हैं, ओमेगा को भी कैंसिल कर सकते हैं, और हमारा जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो है L स्क्वायर इज इक्वल टू L प्राइम की जगह ये वैल्यू रख रहे हैं, स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T होल स्क्वायर आ जाएगा। हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डिवाइडेड बाई 2 है, उसको भी रखते हैं, L स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इधर अपना एक 2 जा रहा है, दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस ट्वाइस अल्फ़ा डेल्टा T, और इसका जो स्क्वायर वाला टर्म है अल्फ़ा स्क्वायर डेल्टा T स्क्वायर, उसको मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि अल्फ़ा इज़ मच स्मॉलर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 2 अल्फ़ा डेल्टा T इज़ इक्वल टू 2 माइनस 1 विच इज़ 1। तो हमारा जो डेल्टा T है वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है, दैट इज़ इक्वल टू 1 बाई 2 अल्फ़ा, एंड दैट इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 35. So students, this is question number 36, and this is a multiple correct question.
यहाँ पे हमें बताया गया है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन एंड वी हैव 4 ऑप्शंस. One is whether the force is constant or not. Number 2, whether the particle executes simple harmonic motion. The third one is the maximum speed occurs at x equal to 2 meter. And last one is time period is pi by 5 seconds. So we have to check each of them whether they are correct or not. So first of all, we will say that force is given as minus dV by dx, the rate of change of potential energy. If I differentiate this, then I will get minus a is a constant, it will become x square, so it is 2x, minus 4x, so it will become 4. And I can say that force is equal to minus 2a taken as common, and x minus 2. This is the force that acts upon the particle. Clearly we can see that this force is a function of x, so it is not a constant, so this option is not correct. Number 2, we will check its acceleration, and its acceleration is going to be force by mass. So if I can say that 2a over the mass is 0.02 kg, that is given in the question, mass is given as 0.02 kg, so let's write that 0.02 into x minus 2. So if I say it is minus 100a into x minus 2, and if we shift our origin and we choose a new coordinate system where x is equal to x minus 2, then I can say that a is equal to minus 100a into x, and obviously it is in the form of a equal to minus omega square x. So we can say that this particle executes simple harmonic motion. That's correct. Next is whether the Vmax is at x equal to 2. So the maximum speed occurs at the mean position, and the mean position is where the acceleration is 0. So the acceleration will be 0 at x equal to 2. So acceleration is 0 at x equal to 2. Therefore we can say it is the mean position, and therefore Vmax will occur at x equal to 2. So this option is also correct. Now coming to time period, the time period is 2 pi by omega. 2 pi is 2 pi and omega square is 100a, so omega will be 10 into root a. Now 2 5s are 10, so it is pi over 5 root a. Now in the question they have not given the value of a, so we cannot say that time period is pi by 5 second. If a is 1, then time period is pi by 5 second, but that is not given in the question, so I will say this is not a correct option. So this option and this option, option B and C, are correct, and rest all are incorrect. So that was all about question number 36. So guys, this is question number 37, और यहाँ पे अपने पास एक चार्ज पार्टिकल के बारे में बात किया गया है, और 3 रीजन है A, B, C. A और C में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, B के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है B. अपना चार्ज Q है, मास M है, और इस रीजन का जो लेंथ है वो L दिया हुआ है. और अभी हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं, ये हमें चेक करना है. पहला ऑप्शन हमें बता रहा है कि द पार्टिकल विल एंटर इन द रीजन C इफ V इज मोर देन दिस, और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि V इज लेस देन दिस. तो सबसे पहले हम लोग यही चेक करेंगे. तो देखिए हमारा जो पार्टिकल है वो यहाँ पे जैसे ही एंटर करेगा, इसके ऊपर में Q इंटू V क्रॉस B एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ. इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो इसका जो पाथ है वो सर्कुलर हो जाएगा. सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. अब क्या है कि अगर इसका रेडियस लेस देन L हो गया, तो ये फिर C में नहीं जाएगा, वापस A में आ जाएगा. बट अगर इसका रेडियस L से बड़ा हो गया तो ऑब्वियसली ये C में एंटर कर जाएगा. एंड इन दिस केस वी नो दैट रेडियस इज गोइंग टू बी
mv by qb and I want this to be more than L. So I'll say that V should be more than QBL by M. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि to enter in the region C, my velocity should be more than QBL by M, and that is option 1 and it's correct. So consequently we can say that this option is not correct. Now the third option asks that whether or not the part B path will be a circle, यानी कि B रीजन के अंदर जो पार्टिकल का पाथ है वो सर्कल होगा. ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन ही होगा क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड देयरफॉर दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट. नाउ दे से दैट whether or not time spent in region B is independent of V. Now let us see कि अगर हमारा V QLB by M से भरा हुआ तब ये रीजन C में चला जाएगा, कम टाइम स्पेंड करेगा. लेकिन वहीं अगर V QLB by M से छोटा हुआ तो ये वापस ऐसे मुड़ जाएगा. कहने का मतलब ये हो गया कि इट विल स्पेंड मोर टाइम इन दिस रीजन B and therefore this option is incorrect. So option A and C are correct for question number 37. So guys, this is question number 38 और इसमें बताया गया है कि एक स्मॉल बार मैग्नेट ऑफ डाइपोल मोमेंट m v वेलोसिटी के साथ एक्सियली मूव कर रहा है एक कॉइल के रेस्पेक्ट में. कॉइल का सेंटर ओरिजिन O पे है, x इक्वल टू 0 पे है. कॉइल और मैग्नेट के बीच का सेपरेशन x दिया हुआ है, कॉइल का रेडियस a दिया हुआ है और ये 4 स्टेटमेंट्स हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर O ड्यू टू द बार मैग्नेट इज इक्वल टू m बाई एक्स क्यूब. और ऐसे ही ये 4 स्टेटमेंट अलग अलग हैं, हम लोग एक एक करके सबकी जांच करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग ये देख सकते हैं कि बार मैग्नेट के रेस्पेक्ट में हमारा जो पॉइंट O है वो एक एक्सियल पोजीशन पे है और हमें पता है कि जो एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m बाई डिस्टेंस क्यूब. सो दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड बट दे हैव सिंपली रिटन m बाई एक्स क्यूब. इन्होंने प्रोपोर्शनैलिटी की भी बात नहीं कही, जस्ट इक्वालिटी की बात करी है, इसीलिए दिस ऑप्शन इज नॉट ट्रू. नाउ कमिंग टू द फैक्टर ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इसकी वजह से यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा. तो हमें मैग्नेटिक फील्ड तो पता है, एरिया की बात कर लेते हैं. तो हमारा जो एरिया हो जाएगा वो तो पाई a स्क्वायर हो जाएगा. तो अपना जो फ्लक्स है वो फ्लक्स हो गया मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m बाई एक्स क्यूब इंटू पाई a स्क्वायर. ये हमारा टोटल फ्लक्स हो गया. अभी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो हमारा इधर ही होगा, पैरेलल टू द एक्सिस, और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन सेम ही है. तो cos थीटा इज cos 0 विच इज़ 1. अभी हम लोग ईएमएफ की बात कर लेते हैं. तो हम लोग कह सकते हैं कि ईएमएफ इज माइनस डी फाई बाई डी टी. इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो बाद बाकी हर एक चीज़ कांस्टेंट है एक्सेप्ट एक्स क्यूब. तो ये हमारे पास आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m पाई a स्क्वायर. 1 बाई एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन अगर देखें दैट विल बी इक्वल टू -3 इंटू x के पावर -4 इंटू डी एक्स बाई डी टी. नाउ डी एक्स बाई डी टी इज़ v, सो वी कैन से दैट इट इज़ म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m पाई a स्क्वायर इंटू -3 बाई x के पावर 4 इंटू v. So this is my EMF and they are saying that EMF is inversely proportional to x के power 4 and obviously if we check here it is inversely proportional to 1 by x के power 4. So this option is correct. Now they are saying that the magnetic dipole moment due to the induced current in the coil is proportional to a के power 4. Let's check that also. So I have got an expression for EMF, a little bit simplify it, 2 pi 4 pi. So here I will have 2 and if I just write its magnitude I am getting mu naught by 2, 3 will go up
एम ए स्क्वायर into v by x raised to the power 4. So this is the expression for the EMF. So the value of the current is going to be EMF by resistance, and the value of magnetic dipole moment is NIA, number of turns, let us say 1. So I is E by R into area is pi a square. So if I multiply this thing with a square, so let's do that. E is 3 by 2 mu naught m a square by v, a square into v, x raised to the power 4 into pi a square divided by r. So if I see here and check the proportionality for a, so I am getting a raised to the power 4. So obviously I can say that magnetic dipole moment mu is directly proportional to a raised to the power 4, and this option is also true. Now they are asking about the heat produced. So heat produced is simply E into I or I square R. So let's calculate it as E into I. So if I multiply this term with the current term, so let us write that also. The heat produced H is going to be, this term is 3 mu naught m a square v by twice of x raised to the power 4 whole square into 1 by r, v square by r. So what do we see? It is directly proportional to x to the power 6, but rather it is directly proportional to 1 by x raised to the power h. H is inversely proportional to 1 over x raised to the power 8. The square of x to the power 4 is going to give me x to the power 8. So this statement is not correct. So the correct options are only B and C, and that was question number 38. So guys, let us come to question number 39, and we have given an equation for electromagnetic radiation. इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट का अपना एक इक्वेशन दिया है, बताया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो -2 वोल्ट है, और 4 ऑप्शंस हैं और हमें चेक करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये इक्वेशन दिया है इससे हम क्या पता लगा सकते हैं। तो इसको थोड़ा रिफाइन करते हैं। अभी ध्यान दीजिए cos ओमेगा नॉट टी कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, and I am left with 1 plus sin omega t. So I can write it as a cos omega naught t plus a cos omega naught t sin omega t. Now let us think like a cos omega naught t, let it be, and we can manipulate it to write it as 1 by 2 into a is like common, and sin a cos b, 2 हमने यहाँ पे हाफ के फॉर्म में कॉमन ले लिया, so I have a 2 here, so 2 sin a cos b, which we can write as sin omega t plus omega naught t plus sin omega t minus omega naught t. So now I can write this whole thing as a cos omega naught t plus a by 2 sin omega plus omega naught into t plus a by 2 sin omega minus omega naught into t. So basically हम यहाँ से इस फॉर्म में इसको लेके आए हैं, और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो ये वेव है वो 3 फ्रीक्वेंसी का सुपरपोजिशन है, एक ओमेगा नॉट, एक ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, और एक ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। तो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी जो है वो ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट का होगा, और इसके फोटोन की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, एंड दैट विल टेल मी व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट विल बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल।
स्टॉपिंग पोटेंशियल अपने को बताया हुआ है -2, तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं कि हमारा जो फोटोन का एनर्जी हो जाएगा HF, वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितना होगा। एंड टू कैलकुलेट दैट H इज 6.62 इंटू 10 raised to the power -34 इंटू ओमेगा इज गिवन एज 10 raised to the power 15 and omega naught is 5 into 10 raised to the power 15 given in the question. So it is 6 into 10 raised to the power 15. So let me write it as 6 into 10 raised to the power plus 15 divided by 2 pi. Omega by 2 pi is frequency. Now it is in joule, and to convert it into electron volt, let us divide this thing by 1.6 into 10 raised to the power -19, and this whole thing is going to be 3.95 electron volt. So let us write the equation which says that stopping potential, which is 2 electron volt, is equal to the most energetic photon, which is 3.95, minus work function phi. And from here we can see that phi is 3.95 minus 2, which is 1.95 electron volt. So यहाँ से हमने phi की वैल्यू निकाल ली। अब हमसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ओमेगा फ्रीक्वेंसी के लिए क्या ये चीज़ पॉसिबल है। तो हमें ओमेगा फ्रीक्वेंसी, ओमेगा कितना है अपने पास, ओमेगा है 10 raised to the power 15। तो इसके लिए हमें कैलकुलेट करना है कि इसका फोटोन का एनर्जी कितना हो जाएगा। सो लेट अस कैलकुलेट इट। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन HF प्राइम कह देते हैं इसको, एंड दैट विल बी इक्वल टू अगेन 6.62 इंटू 10 raised to the power -34 इंटू 10 raised to the power 15 divided by 2 pi, or again to convert it into electron volt, let us multiply 1.6 into 10 raised to the power 19. We don't need to solve it. The same expression is here also. Here is extra 6 and here is no that 6. तो बस 3.95 को अगर हम लोग 6 से डिवाइड कर दें, then I'll get the energy of omega frequency वाला photon, and obviously we can see that it is much lesser than 1.95. So we can say that omega frequency से कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, और ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, एंड दैट इज ऑब्वियसली ट्रू, क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन है स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए वो है EV0 इज इक्वल टू HF माइनस फाई। सो V0 इज इक्वल टू H बाई E इंटू F माइनस फाई बाई E। सो ऑब्वियसली हम लोग देख सकते हैं कि इट इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। V0 को y एक्सिस पे रखना है, H बाई E अपना m हो गया, फ्रीक्वेंसी को x एक्सिस पे रखना है, और ये अपना c हो गया। सो येस, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, so this is also true. Now they are saying work function is -2 electron volt. No, we have already calculated the work function is 1.95 electron volt, so this is not correct. And next is K max is 1.95 electron volt. No, the K max is the stopping potential, which is 2 electron volt, so it is also not correct. So the correct options are A and B. So that's all about question number 39. Now this is question number 40. And we have given a pressure volume diagram, and it is the combination of two processes AB and BC. Obviously we can see that AB is isobaric and BC is isochoric. One mole ideal monatomic gas we are given with, and there are some options we need to check which one is correct and which one is not. So the first thing they are saying that total change in internal energy is 0. So to check that, we will have to ask what is temperature at A. So temperature at any point can be written as PV by NR. So let us ask what is the temperature at point C. Temperature at point C is pressure, which is 2P0, volume, which is V0 by NR. Temperature at point A will be equal to pressure at point A, which is P0, volume, which is 2V0 by NR. So we can see that TA is equal to TC.
So there is no change in temperature between A and C, and obviously we know that delta U is equal to NCV delta T, and if there is no change in temperature, then obviously the total change in internal energy for the whole process is 0, and that is why this option A is correct. Next they are saying delta Q is negative. So we have to see that the change in internal energy is 0. Applying first law of thermodynamics, we will say delta Q is equal to delta U plus delta W. Now we have seen that delta U is 0, and obviously we can see that during BC the work done is 0, and during AB the work done is negative because it is compression. The gas is being compressed, so it is negative work done. So the total work done is negative. So from here we can see that delta U is 0 and delta W is negative. So overall delta Q must be negative, which means the heat is rejected. That's why this option is also correct. Now we need to check this and this. Now we have to ask what is the change in internal energy between A and B. So obviously temperature at point A we have already calculated, it was 2 P naught V naught by NR, and temperature at point B is P naught V naught by NR. So delta T is TA minus TB. In fact we should do TB minus TA. So it is minus P naught V naught by NR. So if I have to write delta U for A to B, I will say NCV delta T. And from the question we know it is a monoatomic gas, and for monoatomic gas this value of CV is 3 by 2R. So just plug in everything, N into 3 by 2R, and delta T is minus P naught V naught by NR. NR cancel, and change in internal energy is minus 3 by 2 P naught V naught. So the third option is also correct, that the change in internal energy between A and B is minus 3 by 2 P naught V naught. And the last option is the total work done is 2 P naught V naught. That is not correct because of two reasons. Number one, the work done is not positive, it is negative, and the total work done, the area under this curve, is going to be simply V naught into P naught. So delta W is basically minus P naught V naught, not 2 P naught V naught. That's why the fourth option is correct. ABC, the fourth option is incorrect, and ABC, these options are correct, and that was the solution for question number 40.